हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। पांडास के आज के कोडिंग ट्यूटोरियल का टॉपिक है डेटा फ्रेम कॉन्कैटिनेशन और कैसे कॉन्कैटिनेशन की जाती है पांडास के कॉन्कैट फंक्शन से, ये आज डिटेल में समझेंगे। तो रो वाइज कॉन्कैटिनेशन और कॉलम वाइज कॉन्कैटिनेशन दोनों ही टॉपिक्स कवर करेंगे इस मेन टॉपिक के अंडर और देखेंगे कि अलग अलग पैरामीटर्स जो अवेलेबल है हमारे पास कॉन्कैट फंक्शन में, उससे कैसे हम अपने आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। स्विच करते हैं कोडिंग पे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक डेटा फ्रेम, रादर दो डेटा फ्रेम्स क्रिएट करेंगे जिन्हें हमें कॉन्कैटिनेट करना है। तो कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्कैटिनेशन मतलब ज्वाइन करना। अब दो डेटा फ्रेम्स को आप दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, या तो एक के ऊपर एक को प्लेस कर दो, यानी पहला डेटा फ्रेम रखो, उसके नीचे दूसरा डेटा फ्रेम वर्टिकली प्लेस कर दो, ठीक है। या फिर एक डेटा फ्रेम के राइट या लेफ्ट में दूसरा डेटा फ्रेम प्लेस कर दो। तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दो तरीके हो सकते हैं डेटा फ्रेम्स को ज्वाइन करने के। इन्हें हम कहते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन पे मूव करने से पहले अपने डेटा फ्रेम्स क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट कर लिया है और एक डेटा फ्रेम बनाया है डेटा फ्रेम 1 के नाम से, जिसमें 3 लिस्ट मैंने पास करी है क्योंकि मुझे यहाँ पे 3x3 डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। पहली जो रो है उसका नाम है रो 1, उसमें एलिमेंट्स है 10, 20, 30। दूसरी रो का नाम यानी इंडेक्स वैल्यू मैंने दी है, इंडेक्स लेवल मैंने दिया है 40 और 50। और तीसरी रो 3 का रो लेबल है रो 3 और उसकी वैल्यू है 60। क्योंकि इन 3 रोज में से पहली रो में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो बाकी 2 रोज में भी सेम ही साइज क्रिएट हो जाएगा, यानी सेम ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे डेटा फ्रेम में। और जो जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं उसकी जगह नैन वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि पहली रो में वैल्यूज थी 10, 20, 30, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। रो 2 में 2 ही वैल्यूज थी 40 और 50, इसीलिए उसकी थर्ड वैल्यू को नैन लिखा गया है कॉलम 3 में। सिमिलरली रो 3 में हमने एक ही वैल्यू स्पेसिफाई करी थी 60, तो बाकी 2 वैल्यूज को नैन से फिल कर दिया गया है। और जिन जिन कॉलम में नैन लिखा गया है, नैन का फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर, जहां जहां नैन लिखा गया है वहां की इंटीजर वैल्यूज को फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है पांडास के थ्रू, ठीक है। तो कॉलम्स में मैंने यहाँ पे कॉलम लेबल स्पेसिफाई करे हैं, कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3। तो ये है हमारा पहला डेटा फ्रेम 1। इसी तरीके से हमने दूसरा डेटा फ्रेम भी क्रिएट करा है। दूसरे डेटा फ्रेम में मैंने 3 रोज रखी हैं जिनके रो लेबल्स हैं रो 4, रो 2 और रो 5। लेकिन यहाँ पे 2 ही कॉलम्स मैंने रखे हैं जिनके कॉलम लेबल्स हैं कॉल 2 और कॉल 5। और क्या वैल्यूज है? पहली रो में वैल्यूज है -10, -20। दूसरी रो में यानी जिसका रो लेबल रो 2 है उसमें वैल्यूज है -30, -40। और तीसरी में सिर्फ एक वैल्यू दी है -60। तो क्योंकि थर्ड रो में एक वैल्यू कम है, एक वैल्यू मिसिंग है, इसीलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे पांडास ने नैन सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो ये हो गए हमारे 2 डेटा फ्रेम्स। अब कॉन्कैटिनेशन पे बढ़ते हैं। कॉन्कैटिनेशन जैसे मैंने बताया कि ज्वाइन करना, और ज्वाइनिंग या तो एक के ऊपर एक स्टैकिंग की तरह हो सकती है या साइड बाय साइड एडजेसेंट रखने की तरह हो सकती है। तो रो वाइज कॉन्कैटिनेशन पहले समझते हैं। रो वाइज कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है कि आपने एक डेटा फ्रेम को दूसरे डेटा फ्रेम के नीचे रखा है। तो कॉन्कैटिनेशन के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले pandas.concat या pd.concat फंक्शन कॉल करेंगे। इस फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स में आपको वो लिस्ट पास करनी है जिसमें वो सारे डेटा फ्रेम्स के नाम होंगे जिनको आपको आपस में कॉन्कैटिनेट या ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 डेटा फ्रेम्स है, डेटा फ्रेम 1, डेटा फ्रेम 2, जिनकी एक लिस्ट बना के मैंने कॉन्कैट फंक्शन में पास कर दी है। और क्योंकि मुझे रो वाइज कॉन्कैटिनेशन करनी है, रो वाइज का मतलब कि नंबर ऑफ रोज इंक्रीज हो जाएंगी। एक्सिस 0 पे मुझे कॉन्कैटिनेशन करनी है, एक के ऊपर एक डेटा फ्रेम्स को रखना है। तो यहाँ पे मैंने कॉन्कैट फंक्शन में एक्सिस को 0 वैल्यू पास करी है इसके पैरामीटर में।
तो आप देख सकते हैं कि आपके जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम्स थे, पहले डेटा फ्रेम में 3 रोज थी, 3 कॉलम्स थे, दूसरे डेटा फ्रेम में 3 रोज और 2 कॉलम्स थे। तो जो रो वाइज कॉन्कैटिनेशन करने के बाद आपके पास एक कंबाइंड या कॉन्कैटिनेटेड डेटा फ्रेम आया है, उसमें कितनी रोज है? 3 + 3, 3 रोज, रो 1, रो 2, रो 3 पहले डेटा फ्रेम से आई है, और लास्ट की 3 रोज, रो 4, रो 2 और रो 5 दूसरे डेटा फ्रेम से आई है। तो जब आप एक्सिस 0 पे कॉन्कैटिनेशन करते हैं या रो वाइज कॉन्कैटिनेशन करते हैं तो आपकी नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होंगी, जबकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स प्रिजर्व रहेंगे। प्रिजर्व इन द सेंस, देखिए पहले डेटा फ्रेम में 3 कॉलम्स थे, कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, और दूसरे डेटा फ्रेम में कॉल 2, कॉल 5 था। तो ये जो कॉल 2 कॉलम इंडेक्स है ये कॉमन था, तो कॉमन वाले को रिपीट नहीं किया गया है। रो वाइज कॉन्कैटिनेशन में अगर कोई कॉलम लेबल कॉमन है, रिपीटेड है दोनों डेटा फ्रेम्स में, तो उसे एक बार ही अपीयर किया जाता है, एक बार ही शो किया जाता है आउटपुट में, उसे रिपीट नहीं किया जाता। जबकि रो वाइज कॉन्कैटिनेशन में अगर 2 रो लेबल सेम है, जैसे रो 2, तो इन्हें रिपीट किया जा रहा है। तो रोज एज इट इज पहले डेटा फ्रेम से पिक होके लिख दी गई है, दूसरे डेटा फ्रेम से रोज एज इट इज पिक होके पहले डेटा फ्रेम की रोज के नीचे अपेंड या कॉन्कैटिनेट कर दी गई है। बस ध्यान में ये रखा गया है कि जहां जहां कॉलम नेम कॉमन था वहां पे कॉलम्स को प्रिजर्व किया गया है, रिपीट नहीं किया गया। तो अगर हम पहला डेटा फ्रेम देखें, पहले डेटा फ्रेम में कॉलम 1 में क्या वैल्यूज थी? 10, 40 और 60, और दूसरे डेटा फ्रेम में कॉल 1 नाम की कोई कॉलम था ही नहीं। तो इसीलिए जो आउटपुट आपका डेटा फ्रेम आया है उसमें कॉलम 1 में 10, 40 और 60 ये 3 वैल्यूज आ गई डेटा फ्रेम 1 से, और डेटा फ्रेम 2 से 3 नैन वैल्यूज आ गई हैं, क्योंकि डेटा फ्रेम 2 में कॉल 1 नाम का कोई कॉलम नहीं था। अब कॉल 2 के लिए देखते हैं। पहले डेटा फ्रेम में कॉल 2 में 3 वैल्यूज थी, 20, 50 और नैन, और डेटा फ्रेम 2 में -10, -30 और -60। इसीलिए कॉल 2 में जो आउटपुट वाला डेटा फ्रेम है उसमें पहले डेटा फ्रेम से वैल्यूज आ गई है 20, 50 और नैन, और दूसरे डेटा फ्रेम से वैल्यूज आ गई है -10, -30 और -60। ठीक है। अब कॉल 3 सिर्फ डेटा फ्रेम 1 में था और उसमें भी एक ही वैल्यू थी 30, बाकी 2 वैल्यूज नैन थी। तो यहाँ पे पहली 3 वैल्यूज डेटा फ्रेम 1 से आई हैं, और कॉल 3 क्योंकि डेटा फ्रेम 2 में था ही नहीं तो तीनों रिमेनिंग नैन वैल्यूज आई हैं, और कॉल 5 भी क्योंकि डेटा फ्रेम 1 में नहीं था तो 3 नैन वैल्यूज हमें यहाँ पे दिख रही हैं। डेटा फ्रेम 2 से उसकी वैल्यूज -20 और -40 पिक होके आई है, और लास्ट में नैन लिखा गया है। तो ये है रो वाइज कॉन्कैटिनेशन। अब सपोज आपको जो कॉमन कॉलम्स हैं डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 2 में, कॉमन कॉलम कौन से हैं? कॉल 2। अगर आउटपुट में आपको सिर्फ कॉमन कॉलम डिस्प्ले कराना है रो वाइज कॉन्कैटिनेशन करते टाइम, तो आप क्या करेंगे? आप सेम फंक्शन लिखेंगे, लेकिन साथ में आप एक एडिशनल पैरामीटर मेंशन करेंगे। ये है जॉइन पैरामीटर, जॉइन इक्वल टू इनर। इनर को आपने सिंगल कोट्स में लिखना है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आपने SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पढ़ा है तो ये डेटाबेस की जॉइनिंग की तरह ही है, यानी जो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, यहाँ केस में जो जो कॉमन कॉलम्स हैं सिर्फ उन्हीं को आउटपुट में हमें शो करना है। तो यहाँ पे रो वाइज कॉन्कैटिनेशन होगी क्योंकि हमने एक्सेस इक्वल टू 0 दिया है, यानी 6 रोज आएंगी। लेकिन क्योंकि हमने जॉइन इक्वल टू इनर दिया है तो वो एक्सेस जिस पे कॉन्कैटिनेशन नहीं हो रही, यानी कॉलम्स वाली एक्सेस, सिर्फ वही कॉलम डिस्प्ले करेगी जो कॉमन कॉलम है। तो इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट में आपको एक सिंगल कॉलम कॉल टू दिख रहा है। जो ओरिजिनल आउटपुट था उसमें सारे कॉलम्स थे और 6 रोज थी, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर केस में जहां पे हमने जॉइन इक्वल टू इनर स्पेसिफाई करा है, एक कॉमन कॉलम आया है और 6 की 6 रोज आई हैं। तो अगर आपको सारे कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं तो उसके 2 तरीके हैं। या तो आप जॉइन वाले वैल्यू को
स्पेसिफाई ही ना कीजिए, यानी जैसे हमने फर्स्ट केस में जॉइन वाला पैरामीटर मेंशन ही नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट सारे कॉलम्स डिस्प्ले होंगे, चाहे कॉमन है चाहे यूनिक है दो डेटा फ्रेम्स के। लेकिन अगर आप जॉइन वाले पैरामीटर को यूज करके सारे कॉलम्स डिस्प्ले करना चाहते हैं तो जॉइन की वैल्यू आपको इनर की जगह आउटर लिखनी होगी। तो इस केस में भी फर्स्ट केस जैसी ही जॉइनिंग होती है, यानी आपके पास सारे कॉलम्स आएंगे जो डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 2 में प्रेजेंट है। कॉमन कॉलम्स जो हैं जैसे कॉल टू वो एक ही बार आएंगे और रोज सारी आपको दिखेंगी। तो जॉइन इक्वल टू इनर आपको सिर्फ कॉमन कॉलम्स देगा और जॉइन इक्वल टू आउटर आपको सारे कॉलम्स देगा जो कि रिपीटेड नहीं होंगे, डुप्लीकेसी नहीं होगी कॉलम्स में। और जॉइन इक्वल टू आउटर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी होती है, इसीलिए अगर आप जॉइन पैरामीटर अगर आप ना स्पेसिफाई करें तब भी ये वैल्यू आउटर लेके ही अपना आउटपुट शो करता है। अब ये ध्यान में हमें रखना है कि हम किस ऑर्डर में कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं। तो कॉन्कैटिनेशन करते टाइम कॉन्कैट फंक्शन में आपने जिस ऑर्डर में डेटा फ्रेम्स को पास किया है लिस्ट में, उसी ऑर्डर में आपका आउटपुट आएगा। सो अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूं तो आप देख सकते हैं इस बार जो आउटपुट आया है वो चेंज्ड है। चेंज्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले डेटा फ्रेम 2 लिखा है और उसके बाद लिस्ट में डेटा फ्रेम 1 लिखा है। आप वीडियो पॉज करके बैक करके दोबारा देख सकते हैं कि हमने जो पिछले कमांड्स दी थी उसमें डेटा फ्रेम 1 पहले लिखा गया था लिस्ट में, इसीलिए पहले डेटा फ्रेम 1 की रोज आ रही थी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में डेटा फ्रेम 2 हमने पहले लिखा है तो डेटा फ्रेम 2 की तीनों रोज पहले आई हैं और डेटा फ्रेम 2 के दोनों कॉलम्स पहले आए हैं, ठीक है। और इसके बाद डेटा फ्रेम की तीनों रोज आई हैं 1 2 3। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कॉन्कैट फंक्शन में किस ऑर्डर में आप डेटा फ्रेम्स पास कर रहे हैं उससे आउटपुट चेंज होगा। एक्सेस इक्वल टू 0 है यानी रो वाइज कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं और जॉइन इक्वल टू आउटर है, मतलब कि सारे कॉलम्स डिस्प्ले कराओ चाहे वो कॉमन है या नहीं है। अब ये ध्यान में अगर आपको रखना है, देखिए इस केस में जो आपका आउटपुट आया है उसमें कॉलम लेबल सॉर्टेड नहीं है ना। कॉल 2 पहले आ रहा है, कॉल 5 पहले आ रहा है, जबकि कॉलम लेबल्स का सॉर्टेड ऑर्डर क्या होगा? कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, कॉल 5। तो अगर आपको कॉलम्स के ऑर्डर को मेंटेन करना है या सॉर्ट करके आउटपुट दिखाना है तो उस केस में आप दूसरा पैरामीटर यूज करेंगे जो कि है सॉर्ट पैरामीटर। सॉर्ट पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, यानी वो बिना सॉर्टिंग के ही आउटपुट दे देता है। लेकिन अगर आप इस वैल्यू को ट्रू सेट करेंगे तो जो पिछला आउटपुट अनसॉर्टेड कॉलम्स आ रहा था उसी को अब मैंने जब सॉर्ट इक्वल टू ट्रू के साथ प्रिंट कराया है तो ये कॉलम सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, चाहे जॉइन पैरामीटर हो चाहे सॉर्ट पैरामीटर हो, वो उस एक्सेस पे काम करेगा जिस पे कॉन्कैटिनेशन नहीं हुई है। यानी जॉइन इक्वल टू इनर या आउटर कॉलम्स को अफेक्ट कर रहा है क्योंकि हमारी कॉन्कैटिनेशन एक्सेस इक्वल टू 0 यानी रो वाइज हुई है। सिमिलरली सॉर्ट भी कॉलम्स को चेंज कर रहा है उसके ऑर्डर को क्योंकि हमारी कॉन्कैटिनेशन रो वाइज हुई है, ठीक है। ऑलराइट, अब अगर आप चाहते हैं ये चेक करना कि जो आपकी रो वाइज कॉन्कैटिनेशन है उसमें रो लेबल्स डुप्लीकेट तो नहीं है, जैसे कि मैंने बताया रो वाइज जब आप कॉन्कैटिनेशन करते हैं तो पहले डेटा फ्रेम की सारी रोज आ जाएंगी और दूसरे डेटा फ्रेम की भी सारी रोज आ जाएंगी। तो इस केस में डुप्लीकेसी रो लेबल्स में आना ऑब्वियस है या आ सकती है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप चाहते हैं कि आप चेक करना चाहते हैं कि रो लेबल्स में डुप्लीकेसी है या नहीं तो आपको एक नेक्स्ट पैरामीटर की हेल्प लेनी होगी जो कि है वेरीफाई अंडरस्कोर इंटीग्रिटी। ये पैरामीटर बूलियन वैल्यू लेता है। तो बूलियन वैल्यू का क्या मतलब है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होती है। अगर आप इसे ट्रू सेट करेंगे तो ये आउटपुट में एरर देगा अगर रो लेबल्स रिपीटेड हैं। तो हमारा जो अभी तक आउटपुट आ रहा है उसमें रो 2 नाम का लेबल रिपीट हो रहा है 2 बार, यानी डुप्लीकेसी है। तो यहाँ पे अगर हम वेरीफाई अंडरस्कोर इंटीग्रिटी इक्वल टू ट्रू सेट करते हैं
तो उस केस में आपको अगेन एक एरर मिलेगा, यानी रो लेबल्स यूनिक नहीं है। जैसे आप यहाँ पे वैल्यू एरर देख सकते हैं, इसका रीजन आप स्क्रॉल डाउन करके अगर देखेंगे, इंडाइसेस हैव ओवरलैपिंग वैल्यूज, यानी रो 2 रिपीट हो रहा है। तो इस केस में वेरीफाई इंटीग्रिटी वाला जो पैरामीटर है आपको चेक करने में हेल्प करता है कि जिस एक्सिस पे आपने कॉन्कैटिनेशन करी है वहां पे रिपीटेड लेबल्स हैं या नहीं। लास्ट जो सब कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है रो वाइज कॉन्कैटिनेशन में, वो है रिमूविंग रो लेबल्स। तो अगर आप चाहते हैं कि रो वाइज कॉन्कैटिनेशन के बाद आपकी रो के ओरिजिनल लेबल्स नहीं रहें और नॉर्मल पोजिशनल इंडेक्सिंग आ जाए, तो उस केस में आप इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स का पैरामीटर यूज करेंगे और उसे ट्रू सेट कर देंगे। इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स मतलब कि जिस एक्सिस पे कॉन्कैटिनेशन हो रही है, एक्सिस इक्वल टू 0, उसके रो लेबल्स रिमूव कर दो और उन्हें एक नॉर्मल पोजिशनल इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 असाइन कर दो। अब इसका फायदा क्या है, देखिए जब आप वेरीफाई इंटीग्रिटी में देख रहे थे तो रो 2 जो लेबल था वो रिपीट हो रहा था, है ना। अब यहाँ पे जो आपका डेटा फ्रेम आ गया है, इसमें कोई रो लेबल रिपीटेड नहीं है। तो ये थी हमारी रो वाइज कॉन्कैटिनेशन। सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है, सारे यही कॉन्सेप्ट्स हम कॉलम वाइज कॉन्कैटिनेशन के लिए भी देखेंगे। अब कॉलम वाइज कॉन्कैटिनेशन कैसे की जाएगी, पांडास का कॉन्कैट फंक्शन ही यूज किया जाएगा। उस फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स में सबसे पहले आप लिस्ट पास करेंगे जिन डेटा फ्रेम्स को आपको कॉन्कैटिनेट करना है, और एक्सेस की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब जैसे ही आप एक्सेस इक्वल टू 1 लिखते हैं तो यानी नंबर ऑफ कॉलम्स जो आएंगे वो इंक्रीज होंगे फॉर श्योर, ठीक है। और रोज जो होंगी वो भी इंक्रीज हो सकती हैं, और अगर कोई कॉमन रो है तो वो रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो कॉलम वाइज कॉन्कैटिनेशन में एडजेसेंट यानी पहले डेटा फ्रेम के राइट हैंड साइड में दूसरा डेटा फ्रेम ऐड हो जाएगा, ज्वाइन या अपेंड या कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम 1 हमने पहले लिखा था, उसके कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आ गए हैं। डेटा फ्रेम 2 हमने अब लिखा है जिसके जो दो कॉलम्स थे, कॉल 2 और कॉल 5 आ गए हैं। सिमिलरली रो 1, रो 2, रो 3 पहले डेटा फ्रेम से हमें मिली है, और दूसरे डेटा फ्रेम से हमें रो 2, रो 4, रो 5 मिली है। रो 2 में कॉमन जो वैल्यूज थी वो पूरी रो में आ गई हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको ध्यान में रखना है कि जिस एक्सिस पे आप कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं उसके अलावा जो दूसरी एक्सिस है उसमें यूनिक वैल्यूज लेबल्स के फॉर्म में आएंगी। जैसे यहाँ पे सारे रो लेबल्स यूनिक हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलम वाइज कॉन्कैटिनेशन में भी ऑर्डर मैटर करता है कि किस ऑर्डर में आप लिस्ट ऑफ डेटा फ्रेम्स पास कर रहे हैं। अगर डेटा फ्रेम 2 आप पास पहले करते हैं तो डेटा फ्रेम 2 के कॉलम्स पहले आएंगे, डेटा फ्रेम 2 की रोज पहले आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल 2, कॉल 5 पहले आ गया है, उसके बाद कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3 आया है, और रोज के केस में रो 4, रो 2, रो 5 पहले आया है। उसके बाद डेटा फ्रेम 1 की रिमेनिंग रोज रो 1 और रो 3 यहाँ पे शो की गई हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ जो कॉमन रो है वो डिस्प्ले की जाए तो उस केस में आप एक जो पैरामीटर हमारा जॉइन पैरामीटर था उसे यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। जॉइन पैरामीटर में आप वैल्यू देंगे इनर। तो अभी हमारी कॉन्कैटिनेशन एक्सिस 1 पे हो रही है, यानी कॉलम वाइज कॉन्कैटिनेशन हो रही है। तो जॉइन पैरामीटर किस पे काम करेगा, दूसरी एक्सिस पे यानी रोज पे काम करेगा। तो जो कॉमन रो है रो 2 उसके ही सिर्फ आपको वैल्यूज दिखेंगे आउटपुट में अगर आपने जॉइन इक्वल टू इनर किया है। और अगर आप ज्वाइन इक्वल टू आउटर करते हैं तो उस केस में जैसे डिफॉल्ट आउटपुट आ रहा था आपको सारी रोज विजिबल होंगी, चाहे वो कॉमन है चाहे वो कॉमन नहीं है, ठीक है। अब इस केस में अगर सिमिलरली आप चेक करना चाहते हैं कि कोई कॉलम लेबल रिपीट तो नहीं हो रहा, जिस एक्सेस पे आपने कॉन्कैटिनेशन करी है वहां की लेबल्स में कोई डुप्लीकेसी है या नहीं, तो इसमें भी आप वेरीफाई अंडरस्कोर इंटीग्रिटी का पैरामीटर सेट करेंगे ट्रू, क्योंकि हमारे कॉलम लेबल्स रिपीट हो रहे हैं।